हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे, आपका चैप्टर सेकंड चल रहा है मात्रक मापन और त्रुटि विश्लेषण वाला, इसके पार्ट 6 की यानी कि छठी वीडियो की आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, आमतौर पर छोटी मोटी दूरियों को मापने के लिए किलोमीटर, मीटर या इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो बड़ी दूरी होती है, जैसे कि यहाँ से पिंडों की दूरी होगी, पर्वतों की दूरी होगी, ऊंचाई होगी, या मान लो जो खगोलीय पिंड है, ग्रहों के बीच की दूरी, सूर्य के बीच की दूरी, इन दूरियों को मापने के लिए जो कोणीय माप होती है, कोण का सहारा लेना पड़ता है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो वहाँ से कोणीय जो माप होती है वो सहायक होती है, और उस माप के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं बड़ी बड़ी दूरियों को। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि बड़ी दूरियों का मापन हम कैसे करते हैं। बड़ी दूरियों का मापन। अब अगर बड़ी दूरियों का मापन के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना। चंद्रमा का व्यास हम कैसे ज्ञात करेंगे? चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना। देखिए, यहाँ पर पृथ्वी पर कोई प्रेक्षक है कहाँ, इसने चंद्रमा को देखा खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा, और जो वहाँ पर कोण बना खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा, मान लो थीटा कोण बन गया, और चंद्रमा ये चंद्रमा है इतना बड़ा, तो ये चंद्रमा का जो है व्यास आ जाएगा ये वाला। ठीक है। इस व्यास का जो वैल्यू है डायमीटर, तो मैं डी लिख रहा हूँ, और सपोज डैट पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है वो सपोज डैट एस है। यहाँ पर औसत दूरी है तो बराबर ले जाओगी। अब फॉर्मूला क्या होता है? वही कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण का मैं खगोलीय दूरदर्शी पता लग जाएगा। व्यास हमें ज्ञात करने हैं। औसत दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी हमें पता होता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है, तो इस तरह से हमें व्यास पता लग सकता है। और लगाते हैं कि आप यहाँ पर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो जब हम कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाए, कोण अपना निकल जाएगा, चाप से मतलब कि इसका व्यास डी, और त्रिज्या की वैल्यू कितनी होती है एस। तो इस तरह आप वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, डी की वैल्यू। तो डी बराबर होगा थीटा और गुना में एस। इस तरह वैल्यू निकल जाए। दूसरा एक इम्पोर्टेंट विधि होती है और इसे बोलते हैं लंबन विधि। ये भी जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी दूरी ज्ञात करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में लगभग 100 प्रकाश वर्ष तक की जो दूरी होती है वो इस विधि से मापी जाती है। ठीक है। किस तरह से मेजरमेंट करते हैं वो सीख लेंगे हैं? मान लीजिए कोई हमारे पास एक स्टार है, ये ना, इस स्टार की हमें दूरी डिस्टेंस मान लो फाइंड करनी है। ठीक है। किसी दिन पृथ्वी पर हम रहेंगे, तो किसी दिन मान लो 22 जून की बात करो, सपोज डैट कोई भी दिन ले लीजिए, 22 जून की मैं बात कर रहा हूँ। हमने क्या काम करा, खगोलीय दूरदर्शी से इस स्टार के द्वारा जो कोण बन रहा है इस स्थिति में, यहाँ पर देखो ये पृथ्वी घूम रही है अपनी अक्ष में, ये पृथ्वी के अक्ष से ही घूम रही पृथ्वी। ठीक है, घूम रही भाई पृथ्वी की अक्ष है, पृथ्वी तो यह है, और ये पृथ्वी का वो कक्ष है जिसमें पृथ्वी घूम रही है। एक दिन यहाँ से देखा हमने, और जो आपका यहाँ से कोण बना सपोज डैट, वो कोण जो बन गया मान लीजिए फाइव वन बन गया। ठीक है, फाइव वन ले लेंगे कोण को, किसी दिन ले लिया। अब ठीक 6 महीने के बाद में बताओ, 6 महीने के बाद में क्या वो आधी दूरी तय, अपनी आधी कक्षा तय कर लेगी? बिल्कुल कर लेगी। मान लो 22 जून से 22 दिसंबर की बात कर लो, तो 6 मंथ के बाद में, है ना, 6 मंथ्स के बाद में वो यहाँ पर है, और फिर से उसी स्टार का हमने यहाँ पर कोण बना लेंगे समतल के साथ में, और जो कोण बनेगा वो मान लीजिए अपनी बार जो कोण बना वो कितना बना, 5.2 बन गया। ठीक है, ये यहाँ पर इसका चाप बनना, कक्षा का चाप है। दूरी मान लो स्टार की ऐसे की, यहाँ भी ऐसे की। अब बीचम बीच से अगर कोण की मैं बात करूँ तो ये कोण 5.1 है, तो ये इधरला कोण भी कितना होगा बताओ 5.1। ये कोण 5.2 है तो इधरला कोण भी कितना होगा बताओ 5.2। पूरे कोण की अगर बात करता हूँ तो पूरा कोण 5 बराबर बताओ कितना होगा 5.1 प्लस के 5.2। इस कोण को लंबन कोण कहते हैं। 5 को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, लंबन कोण कहते हैं। क्लियर है? बस यहाँ भी फॉर्मूला वही लगाना है। फॉर्मूला कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण कितना है हमारा 5, चाप कितना है डी, भाई पृथ्वी कक्षा का चाप कितना है, जो व्यास है वो हमें पता है, डी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, एस की वैल्यू हमें निकालनी है चाप बटे त्रिज्या, तो एस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एस बराबर बताओ कितना होगा, डी बटे में 5, और 5 से मतलब यहाँ पर होता है 5.1 प्लस के 5.2।
ठीक। इसी तरह एक विधि और होती है और इस विधि को हम प्रतिध्वनि विधि कहते हैं। अब ये प्रतिध्वनि विधि क्या होती है भाई, इसका उपयोग करते हैं जहाजों में, पनडुब्बियों में, नौकाओं में या पहाड़ों की दूरी ज्ञात करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्या होता है, मान लो यहाँ से प्रेक्षक है जो ऑब्जर्वर है वो हमारे यहाँ से ध्वनि उत्पन्न करी, किसी से समुद्र के अंदर मान लो किसी पत्थर से किसी नौका से ध्वनि टकराई, ये होता है ध्वनि जो हमने यहाँ से ध्वनि उत्पन्न करी। ये टकरा के जो वापिस आ गई, टकराने के बाद उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं इसे, प्रतिध्वनि। मान लो किसी पहाड़ से टकरा के आ गई और सुनाई दी, तो यहाँ से ध्वनि जाने में और पहाड़ से टकरा के वापिस आने में जो समय लगा वो मान लो टी टाइम लग गया। समय कितना लग गया मान लीजिए, वो टी लग गया। और यहाँ से जो उसकी दूरी है वो मान लो एस है। कितनी दूरी है भाई, एस। और ध्वनि की जो चाल है वो मान लीजिए बी चाल है। तो प्रतिध्वनि किसे कहते हैं पहले सुनेंगे। किसी भी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि जब किसी परावर्तक से टकरावगी, कोई भी हमारा परावर्तक है उससे टकराने के बाद जो वापिस सुनाई देती है उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। अब हमें यहाँ पर एस की वैल्यू निकालनी है, दूरी की वैल्यू निकालनी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या लगा देंगे, दूरी बटे समय। अब चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा चाल बराबर दूरी और बटे में समय। बात खास ये है कि ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की एस है। अब सुने ध्वनि कितनी दूरी तय करेगी, एस दूरी तो जाने में और एस दूरी फिर आने में। तो क्या ध्वनि 2s दूरी तय करेगी, बिल्कुल करेगी। एस दूरी तो जाने में और एस दूरी आने में, तो चाल तो होगी v, दूरी होगी हमारी 2s और समय कितना होगा हमारा टोटल समय t। s की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो s बराबर हो जाएगा v गुना में t और बटे में 2। इस तरह से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो प्रतिध्वनि मेथड के द्वारा। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये आपके 6 पार्ट में वीडियो बनी है और यहाँ पर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।